अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दस्तक और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हसन। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी को कम करने के लिए पाकिस्तान निहायत अहम किरदार अदा कर रहा है। इस वक्त सिविल और मिलिट्री क़यादत सिफारती मैदान में भरपूर अंदाज में मुतहरिक नजर आती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस वक्त ईरान में मौजूद हैं, जहां वो ईरानी क़यादत के साथ मुसलसल राब्ते में हैं और मुज़ाकरात के अमल को कामयाब बनाने के लिए सर जोड़कर बैठे हुए हैं। इसी तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के बाद कतर के दौरे पर हैं, जहां उनकी अमीर कतर से अहम मुलाकात हुई। ये तमाम सिफारती सरगर्मियां इस बात का वाज़ेह इशारा है कि पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए संजीदा और अमली इक़दाम कर रहा है। फील्ड मार्शल की ईरान में मुलाकातें और बैकडोर मुज़ाकरात का तेजी से जारी सिलसिला इस बात की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं, बल्कि अमली सिफारतकारी के जरिए दोनों फरीकैन के दरमियान एतमाद की फ़ज़ा बहाल करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की ये सिफारती कोशिशें वाकई कशीदगी को कम करने में कामयाब हो सकेंगी? क्या दोनों फरीक अपने इख्तलाफात को पसे पुश डालकर किसी मुश्तरका हल तक पहुंच सकेंगे? इतलात के मुताबिक मुआहिदे के ड्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं और मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की तैयारी अपने अरूज पर है। तहम इस मरहले पर कई चैलेंजेस भी दरपेश हो सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज एतमाद का फुकदान है, जो बरसों की कशीदगी और तनाज़ात का नतीजा है। इसके अलावा यूरेनियम की अफजूदगी, पाबंदियों का खात्मा, इलाकाई असर रसूख और सिक्योरिटी खदशात जैसे मामलात भी मुज़ाकरात की मेज़ पर ज़ेर बहस आएंगे। यहाँ एक अहम सवाल यह है कि क्या सीज़ फायर की मुद्दत में तौसी की ज़रूरत पेश आएगी या मामला इस कदर तेजी से हल हो जाएंगे कि जंग बंदी मुस्तकिल अमन में तब्दील हो जाए। इस हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान खासी अहमियत का हामिल है, जिसमें उनका कहना है मुमकिन है सीज फायर में तौसी की जरूरत ही पेश ना आए और मामला पहले ही हल हो जाएं। ट्रंप के इस बयान का अगर बारीक बीनी से जायजा लिया जाए तो इसमें एक वाज़ेह एतमाद झलकता है। ट्रंप माजी में भी गैर मुतवक्के बयानात देते रहे, लेकिन इस बार उनके लहजे में निस्बतन नरमी और मफाहमत की झलक नजर आती है। इससे यह तासुर मिलता है कि शायद अमरीकी क़यादत वाकई किसी मुस्तकिल हल की तरफ बढ़ना चाहती है, लेकिन यह कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ट्रंप ने मुकम्मल तौर पर अपना जहन बदल लिया है, क्योंकि अमरीकी पॉलिसी अक्सर हालात के मुताबिक तब्दील होती रहती है। अब सवाल यह भी है कि मुज़ाकरात के दूसरे दौर में वो नकात जिन पर डेडलॉक मौजूद था, क्या वो हल हो सकेंगे? खास तौर पर यूरेनियम की अफजूदगी का मामला एक बड़ा तनाज़ा है। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को पुरअमन करार देता है, जबकि अमेरिका इसे सिक्योरिटी खतरा समझता है। ऐसे में एक दरमियानी रास्ता निकालना इंतहाई ज़रूरी होगा। इसी तरह अबनाए हुर्मुज़ का मामला भी नहायत हसास है। यह आलमी तिजारत की एक अहम गुजरगाह है और यहाँ किसी भी किस्म की कशीदगी आलमी मईशत को मुतासिर कर सकती है। अगर मुज़ाकरात के दौरान इस मसले पर कोई काबिल कबूल हल निकाल लिया जाता है तो ये एक बड़ी पेशरफ्त होगी। दूसरी जानिब लेबनान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी भी इस पूरे मंजरनामे पर असरअंदाज हो रही है। आज लेबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और देखना होगा कि क्या सेहूनी रियासत की जानिब से हमले बंद होते हैं या नहीं, क्योंकि लेबनान पर हमलों का सिलसिला जारी रहा तो उसके असरात ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात पर भी पड़ सकते हैं। इस हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने वाज़ेह किया कि लेबनान जंगबंदी मुज़ाकरात के अमल में मुसलसल कार्रवाइयों का खात्मा और अमन कायम करना नहायत ज़रूरी है और ये तमाम तर मामलात बातचीत के लिए ही साजगार माहौल पैदा कर सकते हैं। अब असल सवाल यही है कि क्या इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात का दूसरा राउंड हतमी और नतीजा खेज साबित होगा? इस हवाले से ट्रंप और ईरानी क़यादत की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, जो उम्मीद की इस किरण की जानिब इशारा करता है। इसी तनाजुर में अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एग्रेसिव की एक रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें दावा सामने आया कि अमरीका और ईरान जंग के खातिर फ्रेमवर्क मुआहिदे के करीब पहुंच गए और अमरीकी और ईरानी अहदेदारों के दरमियान मुज़ाकरात में मंगल के रोज़ पेशरफ्त हुई। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने यह बताया कि मंगल को होने वाली बातचीत में अहम पेशरफ्त सामने आई है, लेकिन साथ ही उन्होंने खबरदार किया कि दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात के बाइस मुआहिदा अभी यकीनी नहीं। अमरीकी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुज़ाकराती टीम मुसलसल राब्तों और मुसवदों के तबादले में मसरूफ है। अब ये रिपोर्ट इस बात की निशानदही करती है सिफारती कोशिशें महज रस्मी नहीं बल्कि अमली नताइज की तरफ बढ़ रही हैं। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो का गुफ्तगू करते हुए कहना है मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही अमन का वाहिद रास्ता है, मुकालमा ही आलमी
आलमी अमन की जमानत है और दुनिया मुआशी अदम इस्तेकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अब ये एक हकीकत बन चुकी है कि मुज़ाकरात की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशें जारी हैं और अहम बात यह कि तमाम फरीकैन पाकिस्तान की मेज़बानी पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। इस हवाले से वाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविस का कहना है, ईरान से मुज़ाकरात का अगला मरहला मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद में होगा और पाकिस्तान इस पूरे अमल में एक कलीदी सालिस का किरदार अदा कर रहा है। कैरोलिन लेविस ने इस हवाले से मजीद क्या गुफ्तगू की, उसकी झलक देखिए। अब ये सूरत हाल इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान की सिफारतकारी न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सतह पर भी तस्लीम की जा रही है। सिर्फ अमरीका और ईरान ही नहीं बल्कि दीगर आलमी ताकतें भी पाकिस्तान के किरदार को मुस्बत अंदाज में देख रही हैं। मजीद अहम बात यह कि पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने ईरानी अवाम के दिलों में भी अमन की उम्मीद को जिंदा कर दिया। ईरानी अवाम की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, जो इस बात का सबूत है कि अवामी सतह पर भी इस अमल को पजीराई मिल रही है। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हामिद ख़ान अल-मशरक़ी। हामिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आप पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को कैसे देखते हैं? फील्ड मार्शल इस वक्त ईरान में मौजूद हैं, जबकि PM सऊदीया गए, फिर कतर गए, इसके बाद उनका तुर्की का भी दौरा है। जी एहसन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अपनी तारीख के अहम तरीन और कामयाब तरीन सफारती मोड़ से गुजर रहा है। और पाकिस्तान ने जिस अंदाज में दुनिया की तीसरी आलमी जंग रुकवाई, उसके बाद पाकिस्तान ने जिस अंदाज में दुनिया को ये बताया कि हम ऐसी एक मिडल पावर है जो तमाम जो दुनिया की ताकतें हैं उनके साथ हमारे ना सिर्फ दोस्ताना ताल्लुकात हैं बल्कि हम उनके इंतहाई करीबी साथी के तौर पर भी काम करेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान ने ये करके दिखाया है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने जिस अंदाज में इस जंग में फेस सेविंग दी है ईरान और अमेरिका दोनों को इस जंग से बचाने की कोशिश कर रहा है, बड़ी कामयाब एफर्ट्स हैं। फील्ड मार्शल साहब जहां ईरान में हैं वहीं पर आपने जिस तरह खुद कहा कि प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब, फिर कतर और फिर अंतालिया में जो डिप्लोमेसी वर्ल्ड लीडर्स कॉन्फ्रेंस है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। उसकी साइड मीटिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर फिर एक बात बड़ी नजर आ रही है, वो ये कि जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ही वाहिद काबिल एतमाद मीडिएटर है, जब पाकिस्तान के साथ जो उनका एतमाद है और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह इन मुज़ाकरात को कामयाब कराने में कामयाब हो जाएगा और मुज़ाकरात जो हैं वो किसी ख़त्मी नतीजे पर पहुंचेंगे। जेडी वेंस ने ये जो बात कही कि प्रेसिडेंट ट्रंप इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा वसी मुआहिदा करेंगे जिसके तहत मुस्तकिल बुनियादों पर इस खित्ते में अमन आएगा और सबसे बड़ी बात जंगबंदी होगी। यही ईरान का मुतालबा है, यही पाकिस्तान की कोशिश और मुतालबा है कि खित्ते के अरब ममालिक भी उसमें एग्री हो पुरअमन तरीके से, उनको भी पता हो कि हमेशा के लिए अब यहाँ से जंग के बादल छट रहे हैं। और तीसरी बात आपको मैं बताता चलूं कि बहुत ज्यादा कभी इम्कान है कि अगर 1-2 दिन में प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं आते हैं तो हो सकता है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब 1 या 2 रोज के दौरे पर अमेरिका भी जाएं। मुझे इस तरह की इत्तलात भी आ रही हैं। अच्छा, तो हामिद साहब, ये कोशिशें तो जारी हैं पाकिस्तान की जानिब से, जैसे अभी दौरे PM और फील्ड मार्शल के जारी हैं और आपने कहा कि अमेरिका का दौरा भी हो सकता है, तो क्या आप समझते हैं जो सीज़ फायर की डेट मुख्तस है उससे पहले मामलात इतनी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे कि उससे पहले ही ये जंग खत्म हो सकती है? ऐसे देखिए, सीज फायर की डेट एक्सटेंड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुज़ाकरात चल रहे हुए दोनों तरफें जो हैं वो समझते हैं कि जी मुज़ाकरात में कोई फैसला कुल मोड़ आ रहा है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो 2 हफ्ते के लिए और भी एक्सटेंड हो जाएगा सीज फायर। सबसे बड़ा स्पॉइलर जो है वो इसराइल है। इसराइल को रोकना, इसराइल को हर हालत में इसमें शटअप कॉल देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसराइल जो है उसने देखें लबनान पर एक इंतहाई जालमाना बमबारी शुरू की हुई है। उसकी वजह से ईरान के लिए बड़ी मुश्किल है और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बड़ी मुश्किल है। 2000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, 18 लाख लोग बेघर हो चुके हैं लबनान, जनूबी लबनान में। मैं ये समझता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसराइल को रोका जाए हर हालत में। नेतन्याहू का वो जो शैतानी मंसूबा है कि दुनिया को आलमी जंग में झोंक दिया जाए, उसके लिए अमेरिका को, प्रेसिडेंट ट्रंप को आंखें खोलनी होंगी। और जेडी वैंस जो पहले भी डांट चुके हैं नेतन्याहू को, उनको स्टैंड लेना होगा अमेरिका के लिए, अमेरिका की आवाम के लिए, दुनिया के अमन के लिए। तो हामिद साहब, आज बातचीत का सिलसिला तो जारी है लेबनान और इसराइल के माबैन, तो आप समझते हैं कि ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और उनके दरमियान भी अमन कायम हो जाएगा, जो कि ईरान की भी एक बड़ी अहम शर्त है? देखिए, बहुत अहम है, बहुत जरूरी है कि अमन कायम हो, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो ये है कि ईरान जो है
वो ये चाहता है कि हर हालत में हिजबुल्लाह की जो अथॉरिटी है वहाँ पे एक्सेप्ट की जाए, जबकि लबनान के प्रेसिडेंट जो हैं वो शायद किसी ऐसी शराइत पर राजी हो जाएं जो लबनान के लिए भी नुकसानदेह हो और खुद इस हिजबुल्लाह के लिए नाकाबिल कबूल हो, जैसे कि जनूबी लबनान का इसराइल में शामिल होना। क्योंकि इसराइल ये चाहता है कि जनूबी लबनान के खित्ते से लबनान जो है वो दस्तबरदार हो जाए, जो कि हिजबुल्लाह के लिए और हमास के लिए और मुसलमान जो फ़लस्तीनी और जो सारे वहाँ आबाद हैं उनके लिए नाकाबिल कबूल है। सो इस हालात में देखना होगा कि लबनान के सदर किन मुज़ाकरात में किन शराइत के ऊपर कोई मुआहदा करते हैं। ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, अभी देखना होगा। हो सकता है कि वो ऐसा मुआहदा हो जिसकी वजह से जो अगला मुआहदा है अमेरिका और ईरान का उसके अंदर शदीद मुश्किलात भी आ जाएं। इसलिए मैं इसके ऊपर बड़ा कंसर्न हूँ कि लबनान के प्रेसिडेंट इसराइल के नेतन्याहू के साथ कोई प्रेशर में आते हैं, नहीं आते हैं, किस तरह का मुआहदा होता है। मुझे अभी तो उनका कोई मुआहदा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लबनान की अवाम भी ऐसा कोई मुआहदा कबूल नहीं करेगी। अच्छा, इस लबनान के पॉइंट के अलावा जो दो और अहम पॉइंट हैं वो हैं अबनाए हुर्मुज़ का और यूरेनियम अफजूदगी का। आप समझते हैं जो अमेरिका की जानिब से डिमांड की जा रही है, ईरान उनको पूरा करेगा? देखिए, ऐसे अमेरिका की जानिब से यूरेनियम एनरिचमेंट और ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से जो मुतालबात अमान के मुआहदे तक थे या जंग से एक दिन पहले तक यानी 26 फरवरी तक थे, वो तो ईरान को काबिल कबूल हैं। अजीब बात ये हुई है कि अब जो मुज़ाकरात हैं उसमें ईरान के ऊपर मुतालबात बढ़ा दिए गए हैं। अमेरिका की तरफ से मुतालबात मुकम्मल एटमी प्रोग्राम के रोल बैक के, खात्मे के और यूरेनियम एनरिचमेंट समेत तमाम जो सिस्टम्स हैं उनको ख़त्म करने के, टेक्नोलॉजी को खत्म करने के हैं, जो कि नाकाबिले कबूल है। इससे पहले जो अमान में था उसमें यह था कि यूरेनियम एनरिचमेंट को वो 20% पे ले आएंगे, 60% से ऊपर नहीं जाएंगे और बाकी जो मामलात हैं वो IAEA की जेर निगरानी होंगे, जो कि ईरान ने कबूल कर लिए। सो ईरान वहीं पर आने को तैयार है जहां पर जंग शुरू होने से पहले था। अमेरिका ने अपना जो है थोड़ी सी डिमांड बढ़ा दी है। मेरा ख्याल है अमेरिका भी पीछे आएगा। आपने हुर्मुज़ के ऊपर ईरान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईरान की सिर्फ एक सादी सी शर्त है, बड़ी क्लियर है कि जी उनके 3.5 लाख घर तबाह कर दिए गए हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया है। उनको या तो जंगी तावान दिया जाए या जंगी तावान पूरा करने के लिए आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर कोई टैरिफ लगाने की, टॉल लगाने की इजाजत दी जाए, जो ओमान, ईरान और पाकिस्तान मिलकर उसको मैनेज करें। सो मेरा ख्याल ये है कि इस पे भी कोई ना कोई मैकेनिज्म तय हो सकता है। ठीक है, अब देखना यह है कि मामलात किस जानिब जाते हैं। पाकिस्तान की जानिब से भी सिफारती कोशिशें की जा रही हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे भी किए जा रहे हैं, PM की जानिब से भी और फील्ड मार्शल की जानिब। बहुत शुक्रिया। हामिद खान अल-मशरकी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में अभी शामिल करते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, खित्ते में जारी कशीदगी के साइड इफेक्ट्स अब सिर्फ सियासी या सिक्योरिटी दायरे तक महदूद नहीं, बल्कि इनके गहरे असरात आलमी मईशत पर भी मुरतब हो रहे हैं और पाकिस्तान जैसी उभरती हुई मईशतें इस दबाव को शिद्दत से महसूस कर रही हैं। एक तरफ आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ रही है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान की दाखिली मुआशी कमजोरियाँ इस दबाव को मजीद पेचीदा बना रही हैं। अगर हम मौजूदा सूरत हाल का जायजा लें तो सबसे पहले आलमी तनाजुर को समझना जरूरी है। मशरक़ वुस्ता और दीगर हसास खित्तों में कशीदगी के बायस तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है। आलमी सप्लाई चेन मुतासिर हो रही है और सरमायाकार मोहतात रवैया इख्तियार कर रहे हैं। ऐसे में तरक्की पजीर ममालिक खुसूसन पाकिस्तान और दूरी मार का शिकार हो रहे हैं, जबकि बैरूनी दबाव भी, अंदरूनी मसाइल भी। इसी पस मंजर में आलमी मालियाती इदारों की ताज़ा वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट एक तशवीशनाक तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की शरह नमू 2026-27 के लिए कम होकर 3.5 गई, जबकि महंगाई के तखमीना बढ़ाकर 8.4% तक पहुंचा दिया गया। करंट अकाउंट खसारा भी बढ़कर GDP के तकरीबन 0.9% यानी $5 अरब तक जा सकता है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नायब सदर पाक चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमिर अली साहब। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जिस तरह इस जंग के बाद पूरा खित्ता ही मुतासिर हो रहा है, आप इस सूरत हाल को पाकिस्तान के तनाजुर में कैसे देखते हैं? ताज़ा जो वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है वो एक तशवीशनाक सूरत हाल पेश करती है। जी बहुत शुक्रिया। आपने जो एनालिसिस दिए हैं ये तो रियलिटी पे बेस करते हैं, लेकिन इसके साथ आप ये देखें कि आज ही IMF का जो डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ था, उनके डायरेक्टर की सरबराही में, और उसने आके जो कमेंट्स दिए हैं उसने कहा वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद द प्रोग्रेस दैट पाकिस्तान इज स्टेपिंग फॉरवर्ड फॉर इट्स रिफॉर्म्स।
इसका मतलब है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ गलत नहीं करी है, लेकिन कुछ इंटरनेशनल सिनेरियो हैं। देखिए, अगर आपने ग्रोथ की परसेंटेज 3.5 पे ले, लेकिन 3.5 पे आप गए 3.7, 3.8 पे, यू आर एक्सपेक्टिंग लाइक दैट, तो 0.03% इफेक्ट हो जाना विद सच अ डिजास्टर। लेकिन पाकिस्तान जिस निगोशिएशन टेबल पे बैठा हुआ है, मैं अगर इसे उसे अटैच करने की कोशिश करूंगा, आप ये देखिए, हम मीडिएटर हैं किन मुल्कों के दरमियान, और उस मीडिएशन में आपके पास अचानक एक खबर आती है, और वो खबर आती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सऊदी अरब गए हैं, एंड सऊदी अरब ने एक तो पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं उनमें $2 बिलियन को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया, इट हैव बीन डन, लेकिन उसके साथ एक कर्जा था $5 बिलियन का, और उससे लॉन्ग टाइम के लिए रोल ओवर कर दिया गया, यानी अनप्रेडिक्टेबल, अनलिमिटेड टाइम। ये नहीं कहा गया कि जी ठीक है ये पैसे आप वापस कर दीजिएगा 10 साल बाद, 20 साल बाद, बल्कि उसको कर्जे को एक शक्ल दे दी गई है जिस पर मार्कअप भी नहीं है। पहले आप मार्कअप भी पे कर रहे थे, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प पाकिस्तान, और इतने लंबे के लिए अरसे के लिए उसे डफर किया गया। दैट मीन्स इफ यू विल हैव द मनी, ओके यू पे बैक, इफ यू डोंट हैव देन इट्स ओके, वी विल अकोमोडेट इट। तो ये इस तरह का मतलब है, जो अल्फाज थे आप अगर उनको ट्रांसलेट करें तो वो सेम अल्फाज हैं कि जी ठीक है फॉर अनलिमिटेड टाइम हमने इसे डफर कर दिया है। सिमिलरली आप देखिएगा कि कतर में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जो गए हैं उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ। ये एक बड़ी अच्छी रवायत सी बन गई है कि किसी मुल्क को अगर ऑनर देनी होती है तो आप उसे स्कॉट करते हैं विद योर फाइटर प्लेन्स। आपने उनको फाइटर प्लेन्स के साथ स्कॉट किया, उनको उतारा, एंड दैन अगली एक खुशखबरी बिल्कुल वहां से भी आ सकती है, दैट माइट बी ऑल्सो $2 बिलियन मोर। तो वो जो डेफिसिट, वो जिन चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं 0.9% जिसका जीडीपी में कमी, पाकिस्तान की तो 0.9% जीडीपी में कमी की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन अगर आप ग्लोबली देखें तो कतर जैसे मुल्क की 14% है, दुबई की 7-8% है, पूरे रीजन की अगर आप देखें तो बाय एंड लार्ज 4-5% है। सिमिलरली हम तो 0.9% की अगर बात कर रहे हैं तो वी डिड नॉट गेट दैट मच इफेक्टेड। आपका नेबरिंग कंट्री इंडिया है जिसकी मोर देन 2%, 2.5% जीडीपी डैमेज होने का खतरा है। ये तो मैंने नेबरिंग कंट्रीज का बताया। ग्लोबली जिन मुल्कों ने में इफेक्ट हुआ है वो 85 कंट्रीज है। तो ये अगर हम ये कहते हैं ना कि 0.9%, बट वी आर डूइंग लाइक समटाइम गवर्नमेंट प्ले अनदर वे। मैं उसे ये नहीं कहूंगा दे प्ले वेरी स्मार्ट, बट दे प्ले ऑन अनदर वे। सर वो तमाम बातें ठीक हैं आमिर साहब, लेकिन एक सवाल जो आम आदमी जो सुन रहा है, देख रहा है, उसके जहन में आता है कि अगर इतना पैसा आ रहा है तो जो रिलीफ आम आदमी को पहुंचना चाहिए वो क्यों नहीं पहुंचता? वो कब पहुंचेगा? वो कैसे पहुंचेगा? महंगाई में कमी कब आएगी? आम आदमी की जिंदगी में वो सुख का सांस कब ले सकेगा? देखिए, जो चीज़ें हमारे सामने हैं, देखिए हुकूमत कोई भी हुकूमत हो वो अपनी आवाम को पेन नहीं देना चाहती। मैं इस चीज़ पे मैं हमेशा जो है ना वो बड़ा फोकस रहा हूँ, लेकिन हालात, वाक़यात, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे खित्ते की प्रॉब्लम, हमारी स्ट्रेटजिकल प्रॉब्लम, हमारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, फिर कोई ना कोई ऐसी एक मुहिम हो जाती है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान को फिर एक दफ़ा पीछे धकेल देती है। तो क्या 1979, 1978 में भी एक मुहिम हुई थी जिसने पाकिस्तान को बहुत पीछे धकेल दिया था इन टर्म ऑफ अफगान वॉर, जिसे आज भुगतते हुए आपको 50 साल गुजर चुके हैं। आपने $100 ऑफ बिलियन सिर्फ उस आग में झोंक दी है। आज अगर ये ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं तो उस वक्त जिस जंग को आपने ईमान और कुफर की जंग कह दिया था, वो तमाम अरब से भी लोग रिक्रूट होके आ रहे थे वाया पाकिस्तान से भी रिक्रूट हो रहे थे। वो सब जब पहुंच रहे थे तो वो उसका इम्पैक्ट, वो 50 साल का इम्पैक्ट मौजूद है। आप उस इम्पैक्ट को ये नहीं कह सकते। पाकिस्तान ने अपने मुस्लिम ब्रदरली कंट्रीज के लिए जितनी कुर्बानियां दी हैं और आज भी देने के लिए तैयार है आज, लेकिन वी आर वेरी वाइज टू डील विद सऊदी अरेबिया। व्हाई नॉट? यस, वी आर प्रोवाइडिंग देम कि हमें उनके हमारे साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। हम हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी पे और मदीना मुनव्वरा की सिक्योरिटी पे तो हमारे चीफ साहब ने खुद कहा है कि इसके तो हम कोई चार्जेस भी नहीं लेना चाहते, कि ये हमारे लिए एजाज की बात है। बट ऑन द अदर साइड आप निगोशिएशन टेबल पे है। जो मुज़ाकरात आज से 2-3 दिन बाद, मैं आपको वैसे डेट बता देता हूँ, टेंटेटिव डेट जो है ना वो 20 तारीख होगी कि 20 तारीख को ये मुज़ाकरात होंगे। टाइम भी बढ़ेगा, टाइमलाइन भी बढ़ेगी, दोनों साइडें मुत्तफिक होंगी। उसके बाद अगर आप इसी निगोशिएशन टेबल पर बैठ के कायल कर लेते हैं अमेरिका को
कि आप ईरान के साथ, अब ईरान ने जो कंडीशंस देनी है, ईरान ने खाली आपने भी जिक्र किया कि एक अपना हुर्मुज़ को खोल देना या उस पर टैक्स लगा देना, ये ईरान की कमी पूरा नहीं करेगी। बिल्कुल ईरान की कमी पूरा करेगी उसका जो $80 बिलियन की ऑयल एक्सपोर्ट है, अगर उसको लीगलाइज कर दिया जाए, अगर उसे परमिशन दे दी जाए, वो 80 से $100 बिलियन भी जा सकती है पर ईयर, जिसका मतलब ये है कि कितना बड़ा एक बजट सपोर्ट मिल जाएगी उन्हें पूरी दुनिया से, कि वो उनको डॉलर्स भी मिलेंगे, उनको रुपए भी मिलेंगे, पाउंड भी मिलेंगे, यूरो भी मिलेंगे, व्हाटएवर द करेंसी दे वांट टू एक्सेप्ट। अगर तिजारत ओपन होती है बॉर्डर के जरिए तो पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। ये आप जो बात कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ इनकी, और उसकी वजह यह है सर कि वो प्राइसेस लॉक्ड है, वो प्राइसेस 2009-2010 के पोजीशन पे लॉक्ड है। अगर उन्हीं लॉक्ड पोजीशंस पे आपको गैस और पेट्रोल मिल जाता है तो आप ये सोचिए कि पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस, पाकिस्तान का ये जो इन्फ्लेशन जो आप अभी 8.5% बता रहे हैं, चले मैं आपकी बात मान भी लेता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि 8.5% से ज्यादा है। पॉलिसी रेट बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, पूरी दुनिया में भी बढ़ रहा है। पॉलिसी रेट अगर बढ़ा तो इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। बीइंग अ बिजनेसमैन और एज अ कस्टोडियन विद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मैं इन चीज़ों को रोज़ाना ऑब्जर्व करता हूँ, तो आई फील हाँ एक बड़ा इमीडिएट इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा अगर आपकी कतर के साथ भी डील हो जाती है। और यूएई की वो पेमेंट जिसे तुर्क मीडिया ये कह रहा है कि वो पाकिस्तान में पहले ही पहुंच चुकी है और वाया वाया पहुंच चुकी है, यानी स्टेट बैंक के बगैर, अगर वो वैसे ही पहुंच चुकी है तो ये एन मुमकिन है कि डॉलर पे प्रेशर आए, रुपया अप्रिशिएट कर जाए, और रुपया अगर अप्रिशिएट कर गया तो आपके ये जितने टारगेट्स हैं, आपका पेट्रोल सस्ता होने के चांसेस हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होने के चांसेस हैं। हाँ थोड़ा सा प्रेशर आएगा एक्सपोर्टर्स की तरफ से, लेकिन एक्सपोर्टर्स की तरफ से भी कुछ थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया जा सकता है। अभी जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, जो सनती शोबा है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर नज़र आता है। जाहिर सी बात है तवानाई की कीमतों में इजाफा होगा तो सनती भी मुतासिर होंगी, और फिर ऊपर से जिस तरह लोड शेडिंग हो रही है, आप क्या मशवरा हुकूमत को देंगे? क्या समझते हैं हुकूमत सनती शोबे को किस तरह अभी की सिचुएशन के हिसाब से रिलीफ दे सकती है? मेरा जहां तक ख्याल है कि गवर्नमेंट को ना लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे एक बजट यानी डाइवर्सिफाई कर देना चाहिए। यानी जो लोन बैंक ने देना है उसकी पोजीशन होनी चाहिए कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इतना है, स्मॉल स्केल के लिए इतना है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इतना है, एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप के लिए इतना है, तो और इवन फॉर द वुमेन मैं उनके लिए भी एक करता हूं कि उनके लिए भी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि वो जितनी बोरोइंग हो रही है वो बोरोइंग हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, और अगर गवर्नमेंट ही बोरो कर लेगी तो वो पैसे जो बैंक्स ने लोन देने हैं, लोन की शक्ल में देने हैं, इंडस्ट्री को रन करना है, वो इंडस्ट्री को रन करना उनके लिए मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट बैंक्स को इस चीज़ पे बाउंड करे कि हर तरह के सेक्टर में लार्ज स्केल से लेके स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, इवन फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। और अगर आप मुझे इजाज़त दें, एक चीज़ का जिसका मैं हमेशा मुखालिफ रहा हूँ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ठीक है आपने एक प्रोग्राम बना लिया, वोट लेने का बड़ा आसान तरीका होता है, और फिर ये भी कहा जाता है जी ये नहीं बड़ा शफाफ है, नहीं है, मैं उस पर बहस नहीं कर सकता कि ये शफाफ है या नहीं है, लेकिन 780 बिलियन रुपीस आप सालाना किस चीज़ पे खर्च कर रहे हैं? आप लोगों को फ़कीर बनाने पे, यानी आप उन्हें आदत डाल रहे हैं कि आपको काम नहीं करना। वरना आपके पूरे पाकिस्तान में कितने ज़िले हैं? 50-60 ज़िले हैं, 50-60 ज़िलों में एक एक यूनिवर्सिटी बनाएं तो 1-1 करोड़ रुपए की बनती है। एक एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाएं ताकि जो एक मरीज डेरा गाजी खान से अपने मरीज को उठाते हैं और लाहौर लेके आते हैं और यहाँ पे इलाज के लेके आते हैं, उन्हें डेरा गाजी खान में उसका इलाज मिले। जो पढ़ने के लिए बच्चे दूर दराज से, टांग से, कहीं से, मुख्तलिफ शहरों में जो आते हैं, उनको वो तालीम उनको वहाँ पे लोकली मिले, और वो इंडस्ट्री जो लोकल इंडस्ट्री है उसको बूस्ट किया जाए, बजाय इसके कि आप 780 बिलियन रुपीस एनुअली और आप उसे कह देते हैं कि जी ये। अच्छा मुझे आमिर भाई लास्ट पे ये मुझे बता दें, पाकिस्तान अगर सिफारतकारी में कामयाब हो जाता है तो क्या जो मार्केट में मुस्तहकम हो सकती है, जो सरमायाकार हैं वो मुतहरिक होंगे और पाकिस्तान की जानिब रुख करेंगे? आपका सबसे पहला इंडिकेटर क्या होता है? आपकी स्टॉक एक्सचेंज। एक बार था 187,000 पॉइंट, और एक पॉइंट आपको पता है कितने करोड़ रुपए का है? जैसे ही जंग बंदी अनाउंस हुई, फौरी तौर पे आप अगले दिन देखें कि 10%
उसने जंप किया स्टॉक एक्सचेंज ने, ये आपका सबसे पहला इंडिकेटर है। आपने किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को जज करना है तो आप ये देखें कि उसकी स्टॉक एक्सचेंज कैसे बिहेव कर रही है। नंबर 2, अगर गवर्नमेंट ने कोई बॉन्ड्स किसी भी सूरत में कोई डिपॉजिट्स लिए हुए हैं वो इन टाइम पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इवन इन 2023 दिसंबर आई रिमेंबर कि जब यूरो बॉन्ड्स की पेमेंट की गई थी तो तब पाकिस्तान के पास 4-5 अरब डॉलर थे, 6 अरब डॉलर थे और ये सोचा जा रहा था कि पाकिस्तान इज क्लोज टू बी बैंकरप्ट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान पेड इट। इवन टुडे 1.3 बिलियन डॉलर की यूरो की पेमेंट जो करने वाली है यूरो बॉन्ड्स की, एंड पाकिस्तान इज रेडी फॉर दैट। ये कहते हैं इसमें सबसे अहम बात ये देखें, पाकिस्तान के रिजर्व्स डेली कहीं ना कहीं से इंक्रीज हो रहे हैं। ये एक वाहिद इंडिकेटर है जो आपको ये बताएगा। अदरवाइज एक वो भी आपने टाइम देखा था कि जब रोज पता चलता था कितने लाख कितने करोड़ डॉलर हमारे रिजर्व से जो है वो ड्रेन हो गए हैं। तो आपने इंडिकेटर्स को देखना है कि इंडिकेटर मेरे नजदीक सबसे पहला इंडिकेटर होता है स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा इंडिकेटर होता है कि इज दैट योर करेंसी स्टेबल, इज दैट यू आर पेइंग इन टाइम, is that your foreign reserves are increasing day by day। और गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमने 2026 जून तक अपने टारगेट्स को, वैसे तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि स्टेट बैंक में 20 अरब डॉलर से ज़्यादा होंगे और टोटली इनके पास 28-30 अरब डॉलर हो। लेकिन आपस की बात ये है सर कि मैं जैसे पैसे पाकिस्तान में आते देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के ये रिजर्व इससे भी बहुत बेहतर हो सकते हैं इफ वी प्ले वेरी वाइज। ठीक है, उससे पहले हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान जो सिफारती कोशिशें कर रहा है उसमें किस हद तक कामयाब होता है, और अगर कामयाब पाकिस्तान को जो मुआशी तौर पर भी बहुत रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया, आमिर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। खित्ते में बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल खुसूसन पाक अफगान सरहद के तनाजुर में पाकिस्तान को एक बार फिर पेचीदा जंगी और सिफारती चैलेंज का सामना है। ऐसे में आलमी मीडिया की जानिब से पाकिस्तान की हिकमत अमली और अस्करी इकदाम का जायजा नहायत अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। जैसा कि अब मारूफ अमरीकी जरीदे द वाशिंगटन टाइम्स की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान के ऑपरेशन ग़ज़ब-ए लिलहरी रोशनी डाली गई, जिसमें न सिर्फ फौजी कारकर्दगी बल्कि वसी तर कौमी हिकमत अमली का भी अहाता किया गया। अमरीकी जरीदे द वाशिंगटन टाइम्स ने पाकिस्तान के ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़ पर तफसीली तज्ज़िया पेश करते हुए उसे सरहद पार खतरात के खिलाफ मौसर हिकमत अमली करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑपरेशन पाकिस्तान की इस सलाहियत को जाहिर करता है कि वो अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द अनासिर खुसूसन फितना और खवारिज और उनके सहूलतकारों को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बना रहा है। जरीदे का कहना है कि कार्रवाइयों में टैक्टिकल कामयाबियों के साथ साथ सिविलियन आबादी के कम से कम नुकसान को यकीनी बनाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सिर्फ फौजी ऑपरेशन तक महदूद नहीं बल्कि सिफारतकारी, सियासी हिकमत अमली और इक़्तिसादी इक़दामात को भी जामे पॉलिसी के तहत इस्तेमाल कर रहा है ताकि खित्ते में तवीलुल मुद्दती इस्तेकाम हासिल किया जा सके। रिपोर्ट में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहते हुए कहा गया, ये कार्रवाइयाँ न सिर्फ दहशत गर्दी के नेटवर्क्स को नुकसान पहुँचा रही हैं बल्कि गवर्नेंस और सिफारती अमल के लिए भी साजगार माहौल फराहम कर रही हैं। जरीदे के मुताबिक अब तक 180 दहशतगर्द पनाहगाहें, 30 से ज़ायद इज्तिमागाहें तबाह की जा चुकी, जबकि बॉर्डर कंट्रोल को मौसर बनाकर गैर कानूनी आमदोरफ्त पर भी काबू पाया जा रहा है। जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी रजीम चेंज का ख्वाहिशमंद नहीं बल्कि उसका मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगान अवाम खुद करें। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान के तहत सिविल इदारों के इंसदादी दहशतगर्दी की सलाहियत में इजाफा और दाखिली सिक्योरिटी के ढांचे को सियासत से पाक करके पाकिस्तान फौजी कामयाबी को देर पाम में तब्दील कर सकता है। पाकिस्तान का फौजी कार्रवाई, सिफारतकारी और समाजी अमल को एक मरबूत और मुतवाज़न पॉलिसी में यकजा करना दुनिया में अपनाए जाने वाली जाबिराना हिकमत अमली का मुनासिब मुतबादल है। अब इस रिपोर्ट को महज एक तारीफी बयान समझना काफ़ी नहीं होगा बल्कि इसे आलमी सतह पर पाकिस्तान के बयान तक़वियत के तौर पर देखना चाहिए। अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान में सिगरेट पर टैक्स चोरी कैसे की जाती है। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में मईशत को दरपेश चैलेंजेस में गैर कानूनी तिजारत एक ऐसा पहलू है जो रियासती आमदन को बुरी तरह मुतासिर करता है। ख़ास तौर पर तंबाकू सेक्टर में गैर कानूनी सिगरेट्स की बढ़ती हुई फरोख्त अब एक संगीन माशी मसला बनता चला जा रहा है। इसी हवाले से ऑक्सफोर्ड इकनॉमी की ताज़ा रिपोर्ट ने ऐसे आदाद-ओ-शुमार पेश किए जो सूरत हाल की संगीनी को मज़ीद वाज़े करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में फ़रोख्त होने वाले तकरीबन 54% सिगरेट गैर कानूनी हैं, जबकि साल 2025 में 5.2
4.3 अरब गैर कानूनी सिगरेट फरोख्त किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इस गैर कानूनी तिजारत से कौमी मईशत को सालाना 274 से 343 अरब रुपए तक नुकसान पहुंच रहा है, जो मजमूई तौर पर 300 अरब रुपए से तजावुज करता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2024 में गैर कानूनी सिगरेट मार्केट का 64% हिस्सा ऐसे मकामी सिगरेट पर मुश्तमिल था जो बगैर टैक्स अदायगी के फरोख्त हो रहे थे। इसके अलावा पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 43.5 अरब गैर कानूनी सिगरेट्स की फरोख्त रिकॉर्ड की गई, जो ब्राज़ील, फ्रांस और जर्मनी जैसे ममालिक से भी ज़्यादा है। अब इन अदाद-ओ-शुमार का तज्जिया किया जाए तो ये सूरत हाल महज एक टैक्स चोरी या स्मगलिंग का मामला नहीं, बल्कि एक माशी और बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। जबकि मुल्क में आधे से ज़्यादा सिगरेट्स की मार्केट गैर कानूनी हो तो उसका बराह रास्त असर रियासती आमदन, दस्तावेजी मईशत और टैक्स नेट पर पड़ता है। नाजरीन, प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह देखेमान।